अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड आज के इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज़, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर और कोई गालिबन एक एमएनए है, उनको टीवी के ऊपर बैठकर धमकियाँ दी जा रही है, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है कि जी हिंदुस्तान से भी बड़े दहशतगर्द हैं। उनके बारे में ज़रा तफसीलात जो थोड़ी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 2, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जो पिछले दिनों NCCIA ने उठाया उनको और फिर जिस स्टेज पर मामलात पहुँचे वो आपके और मेरे सामने हैं। बट इवेंचुअली सादुर रहमान रिहा भी हो चुके थे और आज उन्होंने अपना पहला व्लॉग किया है अपने यूट्यूब के ऊपर, जो उन्होंने तफसीलात आपके और मेरे सामने रखी हैं। बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं कि जब उनको उठाया गया, कैसे उठाया गया, कितना तशद्दुद किया गया, उनकी फैमिली को कैसे हरास किया गया, उनसे कैसे पैसे बटोरे गए, वो तमाम तर तफसीलात उन्होंने अपने व्लॉग के ऊपर रखे, अपने व्लॉग के अंदर बयान की हैं। दो कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई फैमिली व्लॉगर नहीं सुना। आज मैं इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल कर रहा था, मोटरवे पे था, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है शो का, जो टेलीविज़न का प्रोग्राम है उसका एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टीम का, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सारे टीम मेंबर्स हम शेयर करते रहते हैं ख़बरें। तो हमारे टीम मेंबर हैं फरहान साहब ने वो एक क्लिप था सादुर रहमान और टकी भाई का, वो उस ग्रुप के अंदर डाला। तो मैं भेरा रुका हुआ था कॉफ़ी लेने के लिए, तो मैंने वहाँ रुके हुए वो क्लिप खोला तो आगे से वो बड़ी हॉरिफाइंग सी स्टोरी सुना रहे हैं कि कैसे मारा गया, कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो उस स्टोरी ने की वजह से मैंने उनका यूट्यूब पे जाके उनका चैनल ढूंढा, मैंने वो लगा के सुनता हुआ और मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा था। 20-21 मिनट का मैंने सुना था व्लॉग उनका, और उसके बाद मुझे स्वेयर टू गॉड मोटरवे के ऊपर ब्रेक लगाना पड़ गई। मेरे रोंगटे जो थे वो खड़े हो गए और मेरी वो इतनी अटेंशन वो व्लॉग ले गया कि मुझे लगा कि यार अब मुझे ज़रा ब्रेक लगा के सांस लेके यहाँ पर थोड़ी देर 10 मिनट रुकना चाहिए, देन आई स्टार्ट ड्राइविंग अगेन। कि कहानी उन्होंने जो बयान करनी थी उन्होंने कर दी। NCCIA, FIA, हमारा कोई भी सरकारी महकमा, पुलिस, ये वो एंड एवरीथिंग, ये एक मिसाल है डकी भाई की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर था। और मैं स्वेयर टू गॉड कभी भी किसी फैमिली व्लॉगर को अप्रिशिएट नहीं करता, ना देखता हूँ, ना मैं कभी इनकरेज करता हूँ, ना मैं उनका फ़ैन हूँ। और ज़ाती तौर के ऊपर अपनी बात करूँ तो ये मेरे लिए लोग, मैं नफ़रत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन मैं इनको पसंद नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ एक है कि ये एक पाकिस्तान की और एक प्रैक्टिकल लाइफ की ऐसी पिक्चर हमारे बच्चों को दिखा देते हैं कि ना मेहनत की ज़रूरत है, ना तालीम की ज़रूरत है। ये एक अजीबो गरीब सा डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, बच्चों के एक ट्रैक पे चढ़ा दिया है कि बस वीडियोस बनाओ, तुम करोड़पति हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे वो। तो उस एक एस्पेक्ट की वजह से मुझे इनसे कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी या वो आई डोंट लाइक फैमिली व्लॉगर्स एंड एवरीथिंग। एनीवेज वापस आते हैं डकी भाई की एक्चुअल स्टोरी की जानिब। जब इसने सारी स्टोरी सुनाई तो ये एक स्टोरी है जो रिपोर्ट हो गई है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 9th मई के बाद मैंने लाहौर में था, मैं एट दैट टाइम मैंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए, बहुत सारी फैमिलीज़ कवर की जिन्होंने सफ़र किया 9th मई को। और फिर अभी रिसेंटली असद कैसर साहब साबिका स्पीकर नेशनल असेंबली, वो भी कुछ डिटेल्स लेके आए कि जनाब कोई 64,000 के करीब FIRs हुई हैं, 36,000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दैट्स ह्यूज नंबर। टकी भाई से ज़्यादा खौफनाक स्टोरीज उन 36,000 लोगों में से होंगी। मुद्दा यहाँ पर कुछ और है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। डकी भाई ने पूरा व्लॉग किया, लोगों की हमदर्दियाँ, लाखों कमेंट्स आ रहे हैं उनके उसके व्लॉग के ऊपर। एंड में जाकर जब वो एक बड़े भाई का जिक्र करते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर का, लाहौर बेस्ड ऑफिसर हैं शायद, उनका वो जिक्र कर रहे हैं कि जब वो मिले उनको एंड एवरीथिंग। कहानी ऑकवर्ड तब है कि जब एंड में जाकर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद कहते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिंदाबाद कहते हैं, पाक फौज जिंदाबाद कहते हैं, तो उस क्लिप को लेकर तनकीद लोग कर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दौरे मयार क्यों हैं। मैं आपको ज़ाती सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ और फिर अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर में एक ऑफिसर लगे हुए थे, पुलिस के ऑफिसर थे। पुलिस बहुत बदनाम महकमा ना पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ही बदनाम महकमा। लाहौर में कोई एक अजीबो गरीब सी स्टोरी हुई एक खातून को लेकर, बच्ची को लेकर। मैंने किसी वाय से उनको वो स्टोरी भेजी और उसके ऊपर उन्होंने बहुत कमाल का एक्शन किया। बंदे गिरफ्तार हो गए, जो हो सकता था पॉसिबल, जो कानूनी रास्ता था उन्होंने लिया। आज तक उस ऑफिसर की इज़्ज़त मेरी नज़र में है। मैं उस बच्ची को नहीं जानता था, जस्ट बिकॉज कि मैं इंडस्ट्री ऐसी में हूँ कि खबरें आती रहती हैं और वो रेलेवेंट क्वार्टर्स तक पहुँचा कर अगर कोई एक्शन हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाफजाबाद में भी रिसेंटली एक DPO लगे, हाफजाबाद मेरा आबाई इलाका है, वहाँ पर एक DPO लगे आतिफ नज़ीर साहब। मैं नहीं जानता, कभी मिला नहीं, स्वेयर टू गॉड कभी मिला नहीं, लेकिन उन्होंने 2-4 काम ऐसे किए कि जो आप, हालांकि इट वाज हिज जॉब, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि एम ही बंदे के दिल में इज़्ज़त बढ़ जाती है कि यार मतलब मज़लूम के साथ खड़ा हुआ है, मज़लूम को इंसाफ दिलाया है, इज़्ज़त बढ़ जाती है। मैं आपको एक ज़ाती तजर्बे की एक चीज़ बताता हूँ। मेरी फैमिली में, हर फैमिली के अंदर ना एक आधा न्यूक्लियस होता है, एक मरकज़ होता है जिसके गिर्द पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ डे टू डे लाइफ घूम रही होती है। मेरी फैमिली का भी न्यूक्लियस के ऊपर बड़ा, हमारी फैमिली ने रिसेंटली बहुत क्रूशल टाइम फेस किया, कैंसर डायग्नोज हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं इसकी जाऊँगा, लेकिन द टफेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइफ्स, जो जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा टफेस्ट टाइम्स।
ज़िंदगियाँ रुक गई, करियर, प्रोफेशन, खुशी, गम, हंसना, रोना सब भूल जाता है जब आप इस तरह की फेज़ में चले जाते हो। इस सारे सिनेरियो के अंदर बार बार हर डॉक्टर की तरफ से, हर रिश्तेदार, हर अजीज़, हर दोस्त की जानिब से एक ही नाम हमेशा, शौकत खानम अस्पताल, शौकत खानम अस्पताल, शौकत खानम अस्पताल। मैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता था, लेकिन एक काम मैंने ज़रूर किया कि एक महीने का फिक्स डायरेक्ट डेबिट है मेरे अकाउंट के ऊपर कि जो भी मैं 1 रुपया या जो भी मैं कर सकता हूँ डोनेट, एक पैनी या एक पैसा, वो हर महीने मैं डोनेट शौकत खानम को मेरी तरफ से वो जा रहा है। इसी तरह मतलब ये मिसालें आपको देने का एक पर्पस ये था कि अगर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बचाया है NCCIA के करप्ट तरीन अफसरान से, तो आज अगर वो उनका शुक्रगुजार है तो इसमें नफ़रत की क्या बात है। आपकी रिजर्वेशन अगर पाक फ़ौज के किसी अफसर से हैं, किसी पुलिस के अफसर से हैं, किसी भी जज से हैं, अगर आपके अपने नफ़रत का कोई सबब है तो उसमें क्या आप इम्पोज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसमें स्पेसिफिकली, चले मैं टारगेट स्पेसिफिकली आ जाता हूँ, बाय नेम आ जाता हूँ। अगर आप लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, अगर आप लोग इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, आप उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो क्या आप दूसरों के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं कि तुम भी मोहब्बत करो उस शख्स से? या अगर आप किसी से नफरत कर सकते हो तो आप किसी को इम्पोज कर सकते हो कि किसी नफरत करो। जस्ट लाइक दैट, कोई इमरान खान का वोटर सपोर्टर है तो जनरल आसिम का नारा या पाक फ़ौज का नारा या MI का नारा या पंजाब पुलिस का नारा या हुकूमत पाकिस्तान का नारा, शहबाज शरीफ का नारा, क्या आपकी सोच तब्दील कर सकता है कि आप PTI को छोड़कर उस जमात में चले जाओगे या उस स्पेसिफिक फ़ौज के फिगर की या जज की फिगर की आप हिमायत में चले जाओगे? इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। स्पेस दिया करें, थोड़ी सी स्पेस दें एक दूसरे को, माशरे को बेहतर करने में। जो गलत लगता है उसको गलत कहें, जो ठीक है उसको ठीक कहें, और ज़ाती जो चॉइसेस हैं ना लोगों की, उनके ऊपर असरअंदाज होना प्लीज़ छोड़ दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, दस बदस्ता रिक्वेस्ट है, उन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ज़िंदगी को ज़रा बड़े कैनवस में देखिए, इसके रंग बड़े अजीबो गरीब से हैं, वक्त बदलता है, बदलते वक्त का इंतज़ार कीजिए और थोड़ा सा लोगों को मार्जिन देना सीखिए। सेकेंडली, मैं लाहौर पहुंचा तो ऑब्वियसली कुछ टॉक शोज़ जो हैं उनकी क्लिपिंग इंपॉर्टेंट जो होती है वो सारी ऑब्जर्व करनी होती है कि व्हाट हैपन टुडे। अपना टॉक शो ना सी, बाकी सारे जो भी हैं उनको भी सबको ऑब्जर्व करना होता है कि किसी में क्या हुआ, किसी में क्या हुआ। शहजाद इकबाल साहब जियो पे शो करते हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं। आज उनके मेहमान एक सेगमेंट के फैसल वाउडा साहब थे, और फैसल वाउडा साहब जो साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, और फैसल वाउडा साहब अपने रिवायती अंदाज में गरज बरस रहे थे। जब ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुर्रम ज़ीशान साहब, बहुत खुला के लिखा करते थे पहले, लेकिन कभी कभार वो बहुत सारी लिमिट्स जो है ना, जो हदूद क़यूद हैं, वो क्रॉस भी कर जाते होते हैं। तो जब ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई अबाउट इमरान खान साहब, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ट्रेटर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लोगों ने इसको डिकोडिंग की अपनी अपनी मर्ज़ी के साथ, तो उसके बाद खुर्रम ज़ीशान साहब की भी काफ़ी सारी ट्वीट्स आई जो डायरेक्टली अफसरान के बारे में गालियाँ थी, फ़ौज के अफसरान के बारे में गालियाँ थी, और कभी भी उस लैंग्वेज को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। मेरे जैसा बंदा तो अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, अप्रूव ही नहीं करता कि वो दैट इज़ नॉट इवन, वो कोई तरीकाकारी नहीं है कि एक सियासतदान जो सेनेट का मेंबर है वो किसी अफसर के बारे में इस कदर गलीज़ गालियाँ दे। अगर आपको दुख खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कहे लफ्ज़ अल्फाज का था, तो खुर्रम ज़ीशान साहब आप वही देख लेते कि आज सुहेल अफरीदी साहब ने आज के जलसे में कैसे रिस्पॉन्ड किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जनाब फैसल वाउडा साहब ने आज शहजाद इकबाल साहब के शो में जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो अलार्मिंग है। मेरे जैसे लोगों के लिए ना वो इस तरह की सिचुएशन बहुत अलार्मिंग इसलिए हो जाती है कि वी ऑलवेज़ वांट कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, चीज़ें आगे चलें, लेकिन ये अजीब सा एक ड्रामा लग गया है इस मुल्क के अंदर कि चीज़ें आगे चलने दी नहीं जा रही। ज़रा सुनिए फैसल वाउडा साहब की गुफ्तगू। उनको हम बुलाएंगे टॉमी का मारूफ, वो टॉमी बाहर आएगा, उसका एक छोटा टॉमी है, एक इनका मैंने शहजाद, वो टॉमी के बगैर भी बात कर सकते हैं ना, चले जो भी है। सर आपको क्या प्रॉब्लम है शहजाद साहब? टॉमी इनफीरियर नहीं होता है, तो आपको कुत्ता पसंद नहीं आता तो टॉमी कैसे भाई? शेख वकास साहब को बाहर बुलाएंगे, ठीक? नहीं टॉमी शेख वकास को बाहर बुलाएंगे, ठीक है? वो जो बड़ा दिख रहा था, वो म्यूजिक बजा रहा था अपनी उंगलियों से, वो एक और छोटा टॉमी है, शहजाद MLA है, और एक इनका सेनेटर है जिसकी चीजें मिल रही हैं स्मगलिंग से रिलेटेड। हिंदुस्तान का जो ट्रेंड माइंडसेट है, मेरे ख्याल से गालिब का नाम ज़ीशान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खुर्रम ज़ीशान वो टेररिस्ट है, उसके पीछे आएंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको निकालेंगे, उसको खेत के जो टेररिस्ट किया जाता है वो करेंगे। ये वो लोग जो ऐवानों में चले गए, जो उसको ढूंढेंगे, उसको निकालेंगे। शेख वकास अकरम साहब, खुर्रम ज़ीशान साहब, एक और MNA है कोई, मेरी असेसमेंट है कि गालिबन ये शायद खटक साहब की बात कर रहे हैं, फैसल वाउडा साहब। समझ नहीं आती कहाँ पे चले गए हम, समझ नहीं आती कि व्हाट नेक्स्ट।
कोई रास्ता छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे के लिए, कोई स्पेस देने को तैयार ही नहीं है एक दूसरे को। हालात तो वाक़यात उस नेज पे ले जाना चाहते हैं। आज वो कुंवर दिलशाद साहब के मैं मामलात सुन रहा था, उनके एयर न्यूज़ पे ऊपर मारिया मेमन साहबा की गुफ्तगू सुन रहा था। वो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि हालात वाक़यात ऐसे भी बन सकते हैं, और जो मौजूदा निज़ाम में कुछ लोगों से खुश नहीं है, मौजूदा निज़ाम हो सकता है पूरा निज़ाम ही लपेट दिया जाए। मुझे नहीं समझ आता कि इसके ऊपर मैं कमेंट्री क्या करूँ। ये कोई ख़बरें नहीं हैं, ये डिप्रेशन है हर तरफ, और डिप्रेशन फैलाना कम अज़ कम मेरे जैसे लोगों का तो काम नहीं है। मैं तो वे आउट, रोशनी की बात करता हूँ, तालीम की बात करता हूँ, अदब की बात करता हूँ, तहज़ीब की बात करता हूँ, नॉर्मल लाइफ की बात करता हूँ। वो कभी कुछ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में मैंने गुजारा हुआ है यार, वो कभी याद आ जाए ना कि वो क्या ज़िंदगी, द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज लिविंग देयर, और क्या ज़िंदगी में यहाँ पे गुजार रहा हूँ। मैं अपने ज़ात को खुद से एबनॉर्मल लगता हूँ। मुझे इर्द गिर्द ये सब माहौल एबनॉर्मल लगता है। मुझे लगता है कि जैसे पागलाना मुल्क है, सारे सब ज़हनी मरीज़ हैं इस मुल्क के अंदर। और आई एम श्योर कि जो मेरे सुनने वालों में से भी जो कोई ट्रैवल करते हैं, जो बाहर से बैठे हुए पाकिस्तान से सुन रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि हम किस माहौल में यहाँ पर क्या बना क्या लिया हुआ हमने। ये सादुर रहमान डकी भाई की सिर्फ एक कहानी रिपोर्ट होगी ना, क्योंकि बहुत बड़ा यूट्यूबर था, ब्लॉगर था, तो उन्हें अपनी कहानी सुनाती और हमदर्दियाँ भी बहुत हैं, गालियाँ भी बहुत हैं उसके लिए। तो यार इधर तो रोज़ कोई ना कोई सादुर रहमान डकी भाई है, इधर तो रोज़ कोई ना कोई इस तरह की वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते जो आप तक नहीं पहुँच रहे। इधर तो रोज़ ही कोई ना कोई इस तरह की कहानी है। इधर तो फैसल बावड़ा जैसे लोग, आई एम सॉरी टू से दैट, पता नहीं मुझे ये जुमला कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये किसी निज़ाम, किसी सियासी जमात या कभी किसी का दोस्त नहीं है। दोस्त हमेशा वो जो होता है जो रास्ता निकालने की बात करे, जो ख़राब होती चीज़ों को रोके, जो चीज़ों को बेहतर करने का मशवरा दे, जो बेहतर चीज़ों को बेहतर करने में मदद करे। और अगर फैसल बावड़ा वाकई में इस निज़ाम के समहाउ दोस्त हैं, तो यार उधर समझाओ ना। इधर समझाने वाले भी कोई होंगे, उनको हम कोई टोकेंगे कि भाई आप भी इस तरह की लैंग्वेज मत इस्तेमाल किया करो, दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट लिजिट, दिस इज़ नॉट जस्ट। आप नहीं इस्तेमाल इस तरह की ज़ुबान कर सकते किसी भी शख्सियत के बारे में, डीजी हो, चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या एक बार मजदूर रेडी वाला जो काम करे, किसी के बारे में भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुर्रम ज़ीशान साहब, उससे इतने हैं लोगों को एक दूसरे के ऊपर, इतना गुस्सा, इतना तप, इतना टेम्परेचर ऊपर लेके चले जा रहे हैं। मन तो डर लगता है, अल्लाह की कसम, खौफ आता है इस मुल्क, इस कौम के हालात वाक़यात को देखते हुए ना, अजीब सी घुटन महसूस होती है कि मैं की करे बंदा है जाके। लेकिन फिर वही कि प्रोफेशन ऐसे में है कि अपने तई अपनी औकात में रह के जो भी कोशिश कर सकते हैं करते रहना है, और कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, बूटे ने हरे होने ही होना है। उस बूटे का नाम पाकिस्तान है। हम इसमें जितने भी जहर डाल दें, हम जितने भी इसकी जड़ में तेज़ाब डाल दें, हम इसकी जड़ें जितनी भी खोखली कर लें, सब मिलकर इस बूटे ने हरे होने ही होना है। इसकी छाँव ने बड़ा फैलना है, इसने बड़ा तनावर दरख्त बनना है। पता नहीं किसने देखना है किसने नहीं, मुझे ये नहीं पता, किसकी किस्मत में है, किसके नसीब में है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये बूटा आपके और मेरे डाले हुए इस जहर से मरेगा नहीं, ये मेरा ईमान की हद तक मजबूत, ये मेरा बिलीफ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।